मंथ के एंड में हम लोग एक ऐसी क्लास करेंगे 40 से 45 मिनट की, जो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के ऊपर फोकस करेगी। ठीक है, उसमें हम कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे और उसमें वो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, वो क्लास उस पूरे मंथ के जो भी रिटन एग्जाम फोकस्ड कंटेंट है उस चीज को कवर करेगी। न्यूज़पेपर एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इस क्लास को भी हम करेंगे ताकि आपका रिटन एग्जाम में कोई भी सवाल छूटे ना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, न्यूज़पेपर में हर दिन कुछ खास आए ये जरूरी नहीं है। तो जिस दिन भी मुझे ऐसा लगेगा कि यार आज न्यूज़पेपर में कुछ काम का नहीं है कवर करने लायक, उस दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? बासव राज, आप हॉस्टल में रहते हो? रूम है लेकिन 2-3 लोग रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम अपना हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता ही होगा। सबसे पहले मैं पूरा स्टोन एज आपको एक बार रिकॉल करवाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, मेरी क्लासेस की एक ही खास बात है कि हर एक क्लास आपको कनेक्टेड मिलेगी। स्टोन एज यदि आपने 10-15 मिनट मेरे साथ रिवाइज कर लिया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई समझ? क्लियर हुआ? हाँ भैया। स्टार्ट करते हैं फिर। स्टोन एज में सिर्फ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, उसके बाद अपने नोट्स को देखना कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है जो आपने नोट डाउन ना किया हो। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले एक टाइमलाइन दी थी कि हम अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से, फिर हम चलेंगे कॉपर एज की तरफ, फिर हम चलेंगे ब्रॉन्ज एज की तरफ, उसके बाद सर हम चलेंगे आयरन एज की तरफ। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है आपके रिटन एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, वो मुझे दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री को सर हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? सर हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था सर हमारा प्री हिस्ट्री, दूसरा था सर हमारा प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा था सर हमारा हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में सर आपने क्या देखा कि प्री हिस्ट्री इज द फेज ऑफ अर्ली मैन। ठीक है, यहां पर धीरे धीरे इंसान हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सर प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो सर जी हमें कैसे पता लगता है प्री हिस्ट्री के बारे में? हमें सर प्री हिस्ट्री के बारे में पता लगता है एक्सकावेशन से। कैसे पता लगता है? एक्सकावेशन से। एक्सकावेशन का मतलब होता है खुदाई। ठीक है, इसके बाद सर आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटन एविडेंसेस मिले हैं, बट वो रिटन एविडेंसेस को अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो यस, वी डू हैव द रिटन एविडेंसेस इन प्रोटो हिस्ट्री, बट दे आर कंप्लीटली नॉट अंडरस्टैंडेबल। प्रोटो हिस्ट्री इज अ फेज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। यहां से इंसानों के अंदर धीरे धीरे सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज अ फेज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, नॉट कंप्लीट सिविलाइजेशन। ठीक है सर, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से पता चलता है। व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस? आपके जो पुरातत्व विभाग है, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, वो लोग जो भी खुदाई करते हैं उसे हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कहते हैं। इसके बाद सर आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें कंप्लीट सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। ह्यूमंस आर कंप्लीटली सिविलाइज्ड हियर। इसके बारे में सर हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, और यस, वी डू हैव द रिटन एविडेंसेस इन दैट, जो कि हम समझ भी सकते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था। मैं चाहता हूं कोई भी एक बच्चा मुझे जल्दी से इंस्क्रिप्शन का मतलब समझा दे। वो जो मतलब कि कहीं भी लिख देते हैं ना, मतलब जो भी है, जैसे कोई वॉर जीता है तो फिर वो लिख देते हैं किसी भी नोटबुक में, या फिर पिलर्स पे। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को लिख देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ये पहली स्लाइड हर एक बच्चे के दिमाग में बैठ गई है? यस सर।
यस क्या भैया। ये पहली स्लाइड हर एक बच्चे के दिमाग में बैठ गई है? यस भैया। भैया सोच Yes, समझ के भैया। बोलो, सैटरडे को टेस्ट है। यस यस सर। इसके बाद सर मैंने आपको बताया कि वर्तमान में हम लोग रहते हैं होलोसीन पीरियड में, जो कि 10,000 बीसी से लेकर प्रेजेंट टाइम तक है। कहां से? 10,000 बीसी से लेकर प्रेजेंट टाइम तक है। बीसी और एडी एक बार वापस से मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे अभी आप किस में रह रहे हो? 2025 में, तो आप इसको कहोगे वी आर लिविंग इन 2025 एडी। इसी तरीके से 2000 एडी, इसी तरीके से चले जाओ भैया अपना 1947 में जब आपका देश आजाद हुआ था। इसी तरीके से आप चले जाओ 1857 में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी तरीके से चला जाओ 1526 में। ये क्या हो रहा है? मस्त रोहित शर्मा की बैटिंग देख रहा हूं। ये कौन है भाई? अच्छा, शौर्य तिवारी। ठीक है भाई, मैच चल रहा है क्या? हाँ भैया हाँ चल भैया। रहा है ना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई। अभी चल रहा है? हाँ अभी चल रहा है। शौर्य तिवारी वीडियो ऑन कर, सामने मैच खोल के बैठा होगा ये। हाँ ऑन है, ऑन है। मैच चल रहा है सामने। नहीं कितना विकेट गिरा? चलिए वापस आ जाते हैं तो टॉपिक की तरफ। 1526 में फॉर एग्जांपल तुम्हारे मुगल्स है। इसी तरीके से बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ और पहुंच जाओ 1000 तक। इसको तुम कह रहे हो एडी। अब 2025 से यदि आपने स्टार्ट किया तो कभी ना कभी आप जीरो पर पहुंचोगे। बिल्कुल पहुंचेंगे सर। ये जो जीरो वाली लाइन है ना, ये आप एक्चुअल में मानते हो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। यानी जीसस क्राइस्ट का जो आपका बर्थ हुआ था उसे आप ऐसा जीरो लाइन मानते हो। जीरो के राइट साइड में तुम्हारा एडी चल रहा है, जिसको तुम सीधा काउंट कर रहे हो 1000, 1001, 1002, 1003 इस तरीके से। और जीरो के लेफ्ट साइड सर आपका बीसी चल रहा है, जिसको आप उल्टा काउंट कर रहे हैं। 1000 बीसी, ठीक है, 2000 बीसी, 3000 बीसी, 4000 बीसी, 5000 बीसी, लाइक दिस। बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? सर होलोसीन पीरियड से पहले हमारा जो पीरियड चल रहा था उसको हम कहते हैं प्लेस्टोसीन पीरियड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सर प्लेस्टोसीन पीरियड में कंपैरेटिवली विद द होलोसीन पीरियड, प्लेस्टोसीन में सर हमें कोल्डर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अब बिल्कुल रट्टाबाजी मत करो, देखो समझो थोड़ा सा। अगर सर कोल्डर कंडीशंस है, इतना पुराने समय की हम बात कर रहे हैं, तब के लोगों को घर बनाने का आइडिया थोड़ी ना होगा। तो वो क्या करेंगे सर? वो अपने आप को बचाने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन से, क्लाइमेटिक आपदाओं से अपने आप को बचाने के लिए वो रॉक कट केव्स का इस्तेमाल करेंगे। रॉक कट केव्स का मतलब होता है कि जहां आपने पत्थर को काट के गुफाएं बनाई। ठीक है, अब सर जी ठंडी भी लग रही है, हमें अपने शरीर को गर्म भी रखना है, तो हम करेंगे आग का आविष्कार। और इसी तरीके से प्लेस्टोसीन पीरियड में आपका आग का आविष्कार किया जाता है। ठीक है, अब खुद सोचो कि यूपीएससी कितनी प्यारी स्टेटमेंट बना सकती है कि फायर का आविष्कार किस किस पीरियड में हुआ था, प्लेस्टोसीन पीरियड या फिर होलोसीन पीरियड? बताइए। प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन पीरियड। अब सर प्लेस्टोसीन पीरियड से होलोसीन पीरियड तक आते आते हमें काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिला। जिसको लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज रातों रात हो गया होगा, अरे भैया हम तो सुबह उठे, रात में सोए तो बर्फ पड़ रही थी, सुबह उठे तो धूप निकली हुई थी, मतलब गर्मी पड़ रही थी। ऐसा नहीं हुआ होगा। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस रही होगी। बिकॉज आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि प्लेस्टोसीन का जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक है। तो कोल्डर कंडीशन से वार्मर टेम्परेचर तक शिफ्ट करने में हमें कई लाख साल लगे हैं सर। क्लियर है? क्या ये स्लाइड हर एक बच्चे के दिमाग में छप गई है? अगर एक बार भी आपने ब्लैंक पेपर मेथड से रिवाइज किया होगा तो इस रिवीजन क्लास के बाद तुम स्टोन एज कभी भी भूलोगे नहीं। नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब भैया प्लेस्टोसीन से होलोसीन तक आने में क्लाइमेट चेंज हुआ है। ठीक है, कैसा क्लाइमेट चेंज हुआ है सर? प्लेस्टोसीन में हमें कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलता था, होलोसीन में थोड़ा टेम्परेचर वार्म हो गया है। जब टेम्परेचर वार्म होगा तो जो आपके ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे,
जब आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो रिवर्स बनेगी, जब रिवर्स बनेगी तो उसके किनारे किनारे घासें आएंगी, ग्रासलैंड्स होंगी, जब ग्रासलैंड्स आएंगी तो वहां पे ग्रासलैंड्स को खाने वाले एनिमल्स आएंगे, जब वैसे एनिमल्स ऐसी जगह पर मूव करेंगे जहां पर ग्रासलैंड्स आ गई है तो ह्यूमंस को भी उन एनिमल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनके पीछे पीछे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं कि अफ्रीका में हमें सबसे पहले ह्यूमंस देखने को मिलते हैं, इसके बाद ड्यू टू वेरियस रीजंस ये कई जगह पर मूव किए। ठीक है, उसमें से हमें एक दो जगह का नाम याद रखना है, जैसे कि आपका किरथार एंड सुलेमान रेंजेस, और इंडिया में बच्चे हमें पता होना चाहिए नर्मदा रिवर। क्या पता होना चाहिए? नर्मदा रिवर। ठीक है, जो ह्यूमंस की वैरायटी हमें अफ्रीका में सबसे पहले देखने को मिली थी उसे हमने नाम दिया था होमो इरेक्टस। क्या नाम दिया था? होमो इरेक्टस। इतना क्लियर है? प्लेस्टोसीन पीरियड में क्योंकि ठंडी पड़ती थी तो वहां पर तुम्हें बड़े बड़े जानवर देखने को मिलेंगे, मैमथ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। क्या ये स्लाइड हर एक बच्चे को क्लियर है? जी भैया। जी भैया। तो अगर मैं आपको बताऊं व्हाई दे मूव, पॉइंट नंबर 1, हंटिंग इन सर्च ऑफ फूड। तब के लोगों के पास गोल्डी गरम मसाले नहीं थे। ठीक है, एवरेस्ट के मसाले नहीं हुआ करते, तो भैया वो अपने जानवरों को मारेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे सर? अपने जानवरों को मारेंगे और उसके बाद उसे खाएंगे, उसके बाद उसे खाएंगे। तो जैसे जैसे जानवर मूव करेगा वैसे वैसे अर्ली मैन्स को मूव करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इज क्लाइमेट चेंज। पॉइंट नंबर 3 इज चेजिंग एनिमल्स। अब सर हमें इनके बारे में कैसे पता चला? हमें सर इनके बारे में पता चला स्टोन्स के थ्रू। इसी वजह से सर हमने इस एज का नाम रखा है स्टोन एज। स्टोन एज में सर मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशंस बताए थे। पैलियोलिथिक दैट इज ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक दैट इज मिडिल स्टोन एज, एंड नियोलिथिक दैट इज न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी, मेसोलिथिक का 10,000 से लेकर 4,000 बीसी, एंड सर नियोलिथिक का 9,000 से लेकर 1,000 बीसी। अरे सर जी ये कैसे होता? 10,000 से 4,000 और 9,000 से 1,000। कई सारी आपकी ऐसी साइट्स थी जो मीसोलिथिक बनते ही, जो भैया मीसोलिथिक बनते ही नियोलिथिक में कन्वर्ट हो गई थी, या फिर पैलियोलिथिक से डायरेक्टली नियोलिथिक में कन्वर्ट हो गई। कैसे पता चलता सर जी तुमको ऐसा? एविडेंसेस के थ्रू, खुदाइयों में जो भी आपके एविडेंसेस मिले हैं उनके बेसिस पर मैं ये बातें आपसे कर रहा हूं। आई समझ? क्लियर हुआ? पैलियोलिथिक में सर आपके 3 डिवीजन, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक सर आपका सबसे बड़ा था, 5 लाख से लेकर 50,000 बीसी तक। मिडिल पैलियोलिथिक 50,000 से लेकर 40,000 बीसी तक। अपर पैलियोलिथिक 40,000 से लेकर 10,000 बीसी तक। यानी सर मेसोलिथिक और नियोलिथिक हमारा होलोसीन पीरियड में आता है, और सर पैलियोलिथिक एज हमारा प्लेस्टोसीन पीरियड में आता है। क्या कहते हो सर जी, ऐसा है या ऐसा नहीं है? नो भैया। नहीं भैया। ऐसा नहीं है? अच्छा, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मीसोलिथिक और नियोलिथिक होलोसीन पीरियड में आता है, पैलियोलिथिक नहीं आपका प्लेस्टोसीन पीरियड में आता है। नहीं है भैया। नहीं। बाकी लोग थोड़ा सोचो। मेसोलिथिक और नियोलिथिक आपका होलोसीन में आता है, क्योंकि 10,000 बीसी से प्रेजेंट होलोसीन है। प्लेस्टोसीन में तीनों आते हैं। वाह यार, मैं क्या कह रहा हूं, मीसोलिथिक और नियोलिथिक आपका होलोसीन पीरियड में आएगा, पैलियोलिथिक आपका प्लेस्टोसीन पीरियड में आएगा। करेक्ट। सही है। सब लोग जवाब दो। सही है सर। सही है। करेक्ट है भैया। तो इससे पहले 2 बार मैं उर्दू में बोल रहा था जो नहीं समझ में आ रहा था। यह स्लाइड हर एक बच्चे को क्लियर है?
हाँ जी। प्लेस्टोसीन का टाइम पीरियड देखो ध्यान से गधों, 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी। तो ये पूरा तुम्हारा जो पैलियोलिथिक एज है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ये प्लेस्टोसीन में नहीं आ जाएगा। और 10,000 बीसी के बाद तुम्हारा मीजोलिथिक नियोलिथिक स्टार्ट हो रहा है, तो वो तुम्हारा होलोसीन पीरियड में नहीं आएगा। आ जाएगा। 10,000 बीसी के बाद मॉडर्न ह्यूमंस, जिसको आप होमो सैपियंस कहते हैं, उनका एक्सिस्टेंस स्टार्ट हो गया था। क्लाइमेटिक कंडीशंस कंपैरेटिवली वार्मर हो रही थी, आप होलोसीन पीरियड की तरफ शिफ्ट हो गए। तो मीजोलिथिक और नियोलिथिक में क्या आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है। क्या मॉडर्न ह्यूमंस का एक्सिस्टेंस देखने को मिल रहा है? यस, मिल रहा है। ठीक है। और आपका मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक आर दी पार्ट ऑफ होलोसीन पीरियड। पैलियोलिथिक तुम्हारा प्लेस्टोसीन पीरियड में आता है। क्लियर है इतना? क्लियर है भैया। इससे ज्यादा मैं रिवाइज नहीं करा सकता। एक कनेक्शन बनाओ, हमने जहां पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज में लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तुम्हें इसमें 4 चीजें हर एक में पता होनी चाहिए। पहला, क्लाइमेट कैसा था। दूसरा, सेटलमेंट्स कहां थी। तीसरा, ऑक्यूपेशन क्या थी। चौथा, टूल्स क्या इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो सर लोअर पैलियोलिथिक एज में क्लाइमेट काफी ज्यादा आपका ठंडा था, कोल्ड क्लाइमेट। तो सर फायर की डिस्कवरी हो गई। ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक में यदि आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा याद करो कि क्लाइमेट सर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम होलोसीन पीरियड में आ गए, लेकिन क्या क्लाइमेट अचानक से चेंज हो जाएगा कि गर्मी से सीधा ठंडी और ठंडी से सीधा गर्मी हो जाए? नहीं भैया, ऐसा नहीं हुआ। कोल्ड क्लाइमेट तुम्हें अभी भी देखने को मिल रहा है मिडिल पैलियोलिथिक में, बट वो हाई एल्टीट्यूड्स पर देखने को मिल रहा है। हाई एल्टीट्यूड्स का मतलब ऊंचाई वाले इलाकों में। अपर पैलियोलिथिक एज में क्लाइमेट गर्म हो रहा है, और साथ ही साथ अपर पैलियोलिथिक एज इज अ लास्ट फेज ऑफ आइस एज। इसके बाद आप होलोसीन पीरियड में प्रवेश कर रहे हो। मैंने मिडिल पैलियोलिथिक में शायद होलोसीन वर्ड का यूज कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अपर पैलियोलिथिक के बाद हम होलोसीन पीरियड में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। अपर पैलियोलिथिक के बाद सर हम मीजोलिथिक से होलोसीन पीरियड में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन होलोसीन पीरियड में जाते ही तुरंत के तुरंत ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर ठंडे से गर्म हो जाए। होलोसीन पीरियड में यदि आप कह रहे हैं कि सर हमें टेम्परेचर वार्मर देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिडिल पैलियोलिथिक से थोड़ा थोड़ा गर्म देखने को मिल रहा होगा, अपर पैलियोलिथिक में थोड़ा और गर्म हुआ होगा। होलोसीन पीरियड में तुमने उसे कैटेगराइज कर दिया कि सर टेम्परेचर अपना गर्म हो गया है। ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में कोल्ड क्लाइमेट, उसके साथ साथ फायर की डिस्कवरी। मिडिल पैलियोलिथिक एज में कोल्ड क्लाइमेट, लेकिन आपको हाई एल्टीट्यूड्स पर देखने को मिल रहा है। अपर पैलियोलिथिक एज में क्लाइमेट इज गेटिंग वार्म, प्लस इट इज द लास्ट फेज ऑफ आइस एज। ठीक है। सेटलमेंट्स यदि आप देखेंगे तो भैया इन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी, चाहे आपका लोअर पैलियोलिथिक हो, चाहे मिडिल पैलियोलिथिक हो, चाहे अपर पैलियोलिथिक हो, इनको भैया कोई भी जानकारी नहीं थी घर वर बनाने की। तो सर जी ये लोग कहाँ रहते हैं? रॉक शेल्टर्स में रहते थे। कहां पर रहते थे? रॉक शेल्टर्स में, पत्थरों के घर वगैरह बना के, या पत्थरों की गुफाओं में रहते थे, आप ऐसे कह सकते हो। घर तो क्या ही बनाएंगे। लोअर पैलियोलिथिक की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, पिलान वैली, स्वान वैली, भीमबेटका। भीमबेटका इज वेरी फेमस फॉर केव्स पेंटिंग्स, आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा सर ये। ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक, दीरवाना, नर्मदा, विशाखापट्टनम एंड अजमेर। अजमेर इज इन राजस्थान। विशाखापट्टनम प्लीज रखिएगा। अपर पैलियोलिथिक एज में सर आपको बिलान वैली में एनिमल बोन्स देखने को मिले हैं, इसको प्लीज दिमाग में बैठा लेना। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज नोन एज मुचिचेट्टा चिंटामनु गवई। मुचिचेट्टा चिंटामनु गवई। ठीक है। इसको प्लीज जरूर से याद रखिएगा। ऑक्यूपेशन में यदि आप बात करेंगे तो तीनों ही एजेस में आपको हंटिंग एंड फूड गैदरिंग एज अ कॉमन ऑक्यूपेशन देखने को मिलती है। चेंजेस आते हैं थोड़े बहुत मीसोलिथिक में, और उसके बाद नियोलिथिक में आपको देखने को मिलता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। टूल्स का सर यदि आप देखेंगे तो हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, पेबल टूल्स आपको देखने को मिलते हैं लोअर पैलियोलिथिक में। प्लेट बेस्ड टूल्स जैसे कि आप कह सकते हो स्क्रिपर्स, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, ये आपको देखने को मिलते हैं सर मिडिल पैलियोलिथिक में। फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री, प्यूरिंग्स, जिसको आप अभी के समय का स्क्रू ड्राइवर भी कह सकते हो, वो आपको देखने को मिल रहा था
अपर पैलियोलिथिक एज में। यू गाइस हैव 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम, ये पूरा फ्लो चार्ट एक बार अपने दिमाग में उतारो। सर भीमबेटकर साइट किसके लिए फेमस है? भीमबेटका साइट फेमस है आपकी पेंटिंग के लिए, केव्स पेंटिंग के लिए, आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिले। ओके। पासव राज, वो मेरे पास से फुल स्क्रीन नहीं होगा, ठीक है? आप वहां पर देखिए जहां पर एजे शेरगिल लिखा हुआ है, उसके बगल में ना एक बॉक्स जैसा बना होगा, वो बॉक्स वाले पे क्लिक करो, आपकी ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन हो जाएगी। मेरी साइड से मैं फुल स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ। 45 सेकेंड से सर आपके पास, और इस स्लाइड को पूरा का पूरा अपने दिमाग में उतार लो। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा भैया उससे। उसमें नहीं हो रहा है? हाँ भैया नहीं हो रहा है फुल स्क्रीन। मेरे साइड से फुल पे ही है यार ये। मेरा भी नहीं हो रहा है। रिज्वाइन कर दो भाई। हाँ रिजॉइन कर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, इस बार टेस्ट में आप सबको क्या उम्मीद है, कितने नंबर आएंगे? 7-8। वो तो अटेम्प्ट करने के बाद पता चलेगा ना सर। 20 मार्क्स का अरे ही कभी होगा गेस भैया। करो। क्या? 20 मार्क्स का ही होगा। हाँ हाँ, 20 मार्क्स का ही होगा। सवाल का लेवल भी देख लिया करो, 50-60 चाहिए क्या? 7-8 तक। इस बार थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हिस्ट्री और करंट अफेयर का एक ही में होगा या अलग अलग? नहीं नहीं, एक ही में होगा। एग्जाम में एक में ही आता है ना पेपर। चलिए मीसोलिथिक साइड से स्टार्ट करते हैं सर। मीसोलिथिक एज में सबसे पहले तो आप होलोसीन पीरियड में प्रवेश कर चुके हैं। मीसोलिथिक एज आपको कंपैरेटिवली काफी गर्म देखने को मिलती है अगर आप कंपेयर करेंगे अपने पैलियोलिथिक एज से। तो सर पॉइंट नंबर 1 वही, क्लाइमेट। सर क्लाइमेट आपका गर्म हो चुका है तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो रिवर्स आएंगी, रिवर्स आएंगी तो ग्रासलैंड्स आएंगी। अब जब ग्रासलैंड्स है तो उस पर फास्ट रनिंग एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल डियर वगैरह। अब उनके शिकार, उनकी हंटिंग के लिए जो आपकी जनता जनार्दन है वो भी भैया नदियों के किनारे बसना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नदी के किनारे उसे उन्हें आसानी से एनिमल्स मिल जा रहे हैं, उन्हें भैया पानी वानी मिल जा रहा है आसानी से। सही बात है सर जी। तो नदियों के किनारे आप देखोगे एंशियंट टाइम्स में आपको काफी ज्यादा सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस देखने को मिलती हैं। अगले 10 मिनट में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर चलेंगे, ठीक है? सेटलमेंट्स में प्लीज याद रखें, आदमगढ़ एमपी नाम की जगह पे आपको अर्लीस्ट एविडेंस मिला है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, यानी एनिमल्स को पालना आदमगढ़ एमपी में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, ऐसा एविडेंस आपको मिला है। एकमात्र ऐसी साइट जिसका नाम है बिलान वैली, जहां से आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, साथ ही साथ नियोलिथिक, तीनों के एविडेंसेस मिले हैं सर। जी हाँ, तीनों के एविडेंसेस मिले हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेटलमेंट्स में आप प्लीज याद रखिएगा, सेटलमेंट्स मतलब ये लोग कहां कहां जाकर बसे थे, ठीक है? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट साइट थी दमादमा एंड महादहा। यहां से आपको बरियल्स, कब्रें देखने को मिली हैं काफी सारी। तो क्या मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि दमादमा एंड महादहा के आसपास कभी बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा, तो जितने भी लोग वहां पर मारे गए उनकी कब्र वहीं पे बना दी गई? क्या कहते हो?
ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब भैया जब फास्ट रनिंग एनिमल्स हैं तो उनके लिए तुम्हें छोटे छोटे टूल्स चाहिए, माइक्रोलेट टूल्स, नोकीले टूल्स चाहिए, जिसको तुम फेंक के मारो और वो तुरंत के तुरंत मर जाए। नहीं तो बड़ा बड़ा भाला ले लोगे, बड़ा बड़ा भाला बना लोगे तो मारोगे कैसे? सर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग तो ऑक्यूपेशन में चली रही थी, लेकिन अब रिवर्स के आने के साथ साथ फिशिंग भी इंक्लूड हो गई थी। जब फिशिंग इंक्लूड हुई तो उसके साथ साथ लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट किया। तो मीसोलिथिक में आपको इतना ही याद रखना है, ये आपके बेसिक्स काफी ज्यादा ये क्लासेस स्ट्रॉन्ग कर देंगी। इसके बाद अगर एडिशनली कोई चीज एड ऑन भी कभी होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर होगी। ठीक है, तो मीसोलिथिक साइड आपको क्लियर है? जी भैया। भैया दमदमा है कि दमा दमा? इट्स दमा दमा। स्पेलिंग फिर चेंज कर देना, वही स्पेलिंग रहेगी। नहीं भाई, स्पेलिंग चेंज कर लो, मैंने जो लिखी है वही लिखोगे। मैं वैसे दमा दमा ही बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, स्पेलिंग तो चेंज कर सकते हो यार, आप इतने बड़े तो हो ही गए हो। ठीक है, स्पेलिंग के लिए मत बोला करो यार, मतलब देख लो फिर, स्पेलिंग वगैरह खुद से लिख लिया करो अगर कहीं पे मिस्टेक है तो। ये पता है स्लाइड्स बनाते टाइम आधी तो नींद आती रहती है मुझे। वो कंफ्यूजन था ना उसमें, तो इसलिए पूछ लिया था। नहीं नहीं, प्लेस इज दमा दमा ओनली। चलो आगे बढ़ते हैं। नियोलिथिक सर, नियोलिथिक एज को आप नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। नियोलिथिक एज की सबसे पहली साइट तो अगर आप विश्व में देखेंगे तो आपको 9000 बीसी में मिल गई थी, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको पहली साइट मिलती है 7000 बीसी में। साइट का नाम था मेहरगढ़। सर नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुआ कैसे? भैया इकोनॉमी चेंज हो गई थी। समझिए, हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग से इंसान शिफ्ट कर रहा था फिशिंग के ऊपर, फिशिंग के साथ साथ वो शिफ्ट कर रहा था डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर। और जैसे जैसे इंसान को रिवर मिलती है सर जी, वो एग्रीकल्चर की तरफ भी शिफ्ट करता है। जैसे ही सर वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ अनाज उगाएगा। अनाज जब उगाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए, ग्रेनरीज को स्टोर करने के लिए उसे क्या चाहिए? ग्रेन स्टोर चाहिए, अनाज भंडार चाहिए। तो अनाज भंडार बना। अब ग्रेनरीज खाएगा किसमें? हाथ में लेके? नहीं सर जी, पॉटरीज में खाएगा। तो पॉटरीज और पॉटर्स व्हील का डिस्कवरी आपको देखने को मिलता है नियोलिथिक एज में। अब पता है वो उसको नियोलिथिक एज और होलोसीन पीरियड कुछ भी कह सकता है। एग्रीकल्चर जैसे जैसे होने लगा उसी के साथ साथ आपको एक जगह पर सेटल्ड लाइफ देखने को मिलने लगी। कैसा सर जी? अब आप किसी कुत्ते को कहीं पर पालोगे, कहीं पर एग्रीकल्चर करोगे, कहीं पर फिशिंग करोगे, तो एक दिन करोगे दूसरी जगह भाग जाओगे, एक दिन करके दूसरी जगह भाग जाओगे, फिर दूसरी जगह थोड़ा करोगे, किसी को पालोगे, फिर तीसरी जगह भाग जाओगे। ऐसा तो होगा नहीं। अगर आपने किसी एनिमल को पाला है या आप कहीं पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप वहां पर कुछ समय रुकेंगे। जब आप कुछ समय रुकेंगे तो आपकी सेटल्ड लाइफ का स्टार्ट होगा। ठीक है, सेटल्ड लाइफ हुई तो सर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस भी स्टार्ट हुए। हाउसेस सर मिट्टी के होते थे, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर पैटर्न में होते थे। इसी पूरे को आपने कहा नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इन शॉर्ट हिस्ट्री में भी इकोनॉमी ने आपकी हिस्ट्री को शेप किया है। अच्छी लाइन है ना सर, इकोनॉमी हिस्ट्री को शेप करती है, क्या बात है। चलो आगे बढ़े। टूल्स यदि आपसे कोई पूछे तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि सर हम पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल करते थे, टूल्स अभी भी आपके छोटे छोटे ही हैं। सेटलमेंट्स में वेस्टर्न साइड में यदि आपसे कोई पूछे तो याद रहे आपको मेहरगढ़, गोफकरल जिसका मतलब होता है केव ऑफ, बुरसाहो में आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। यहां से आपको पिट ड्वेलिंग, लोग गड्ढा वड्ढा खोद के उसमें रहते थे, उसका आपको देखने को मिला है। एंड कोल्डियावा, ऐसा कहा जाता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, ऐसा कहा जाता है कि यहां से सबसे पहले आपको चावल के एविडेंसेस देखने को मिले थे। नॉर्थ ईस्ट में सर आपको असम और गारो हिल्स देखने को मिलती हैं साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज में। साउथ में याद रहे आपको पिकली हाल, वेरी वेरी फेमस फॉर कैटल हर्डिंग। बास्किया नुतनूर याद भी रखोगे, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। पिकली हाल याद रहे, इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर कैटल हर्डिंग। अब सर जैसे जैसे आपकी स्टोन एज चल रही थी वैसे वैसे लोगों को सर कॉपर नाम के मेटल के बारे में पता लग गया। यूपीएससी सवाल पूछेगी ह्यूमंस को सबसे पहले किस मेटल के बारे में पता लगा था?
ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कर देना, उस पे होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि वो कॉपर देते ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, चलो। तो भैया आपको कॉपर सबसे पहले देखने को मिली थी खेतरी माइन से, और जैसे ही ह्यूमंस को कॉपर नाम का मेटल मिलता है, उस एज को हम कहते हैं सर चाल्कोलिथिक एज। क्या कहते हैं? उस एज को सर हम कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। चाल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब उससे बनाए गए जो भी आपके स्टोन्स, पत्थर, चट्टान है वो। एज मतलब बेसिकली वो एक टाइम पीरियड को डिनोट करता है। तो सर चाल्कोलिथिक एज आपकी थी 4000 बीसी से लेकर 700 बीसी तक। आप जहां जहां पे आपको कॉपर मिला, जिन जिन साइट्स पर, जिन जिन एरियाज पर, वहां पर एक कल्चर डेवलप हो गया जिसको आप चाल्कोलिथिक एज के अंदर पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सर। पहला था भैया आपका आहार बनास कल्चर। आहार बनास कल्चर आपको कहां पर देखने को मिल रहा है सर? बताइए। राजस्थान, बनास रिवर राजस्थान के में। किनारे, राजस्थान में। ठीक है, बनास रिवर के किनारे राजस्थान में। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। अपडेटिंग फाइल इंफॉर्मेशन, ट्राई अगेन लेटर। मैंने तो कुछ ऐड ही नहीं किया भाई। इंटरनेट का इशू होगा। कौन है भाई ये? तो भैया आहार बनास कल्चर आपको कहां पर देखने को मिलता है? राजस्थान में, बनास रिवर के किनारे। इसमें भैया आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, जैसे आहार में तंबावती, आपको सर यहां से कॉपर स्मेल्टिंग के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। गिलूंड में सर आपको क्या देखने को मिलता है? स्टोन ब्लेड की इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ बर्न्ड ब्रिक्स की वॉल। ठीक है, पलाथल में सर आपको क्या देखने को मिलता है? ये क्या हो रहा है यार बार बार? अरे guys, just give me a second here. चलिए देखते हैं, अभी मैं कुछ रेस नहीं कर रहा हूँ। आहार की तंबावती में सर आपको कॉपर स्मेल्टिंग के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। गिलूंड में स्टोन ब्लेड इंडस्ट्रीज एंड बर्न्ड ब्रिक्स वॉल। पलाथल में सर आपको मड फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब किलाकारी आप कह सकते हो। गणेश्वर में सर आपको सप्लाई कॉपर टू आईबीसी। इसका सिंपल सा मतलब है कि गणेश्वर से कॉपर आप सप्लाई करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आहार बनास कल्चर में जो आपको पॉटरीज वगैरह देखने को मिल रही हैं, वो आपको रेड एंड ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन क्लास है। कायथा कल्चर, इसमें भैया एक ही साइट का नाम आपको याद रखना है, दैट इज नवदातोली। यहां से आपको फायर आल्टर यानी हवन कुंड देखने को मिलता है। मेजर ग्रेन्स यानी कि एग्रीकल्चर के आपको काफी भारी मात्रा में एविडेंसेस नवदातोली कायथा कल्चर से देखने को मिलते हैं। नवदातोली का साइट, कल्चर का नाम है कायथा कल्चर। पढ़ रहे हैं हम चाल्कोलिथिक एज में। भैया जॉर्वे कल्चर, ये आपको गोदावरी एंड प्रवरा रिवर के किनारे देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट साइट्स में दाइमाबाद, नेवासा, इनाम गांव। इनाम गांव से आपको ग्रेनरी वगैरह काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्रॉप रोटेशन देखने को मिलेगा एंड चूल्हा उला देखने को मिलेगा। उतने ही पॉइंट्स याद रखो जितना मैंने आपको लिखवाया है। इसी के साथ ये रिवीजन कक्षा समाप्त होती है। कुल मिला के सर हमने 44 मिनट 44 मिनट्स रिवीजन किया है। अब सर हम चल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। थैंक्स टू रिद्धिमा फॉर दिस अमेजिंग पीपीटी। थोड़ा मैं प्रचार कर लेता हूं पहले। जो भी बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, वाईटी के ऊपर कहीं पर भी, ये फोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्विजेस। टेलीग्राम अपडेट्स के लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एमर्स। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहें। इससे प्रचार करना मुझे नहीं आता सर वेरी बैड एट मार्केटिंग यार।
हाँ हाँ बताओ। एक्सक्यूज मी, आई थिंक कॉन्टैक्ट नंबर गलत है, एक बार चेक करेंगे? 88। हाँ यार कॉन्टेक्ट नंबर ही गलत है। ओ माय गॉड, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट नंबर गलत डाला गया, इसको तुरंत के प्रभाव से सही किया जाए। ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन जनाब। यार मुझे ना मार्केटिंग करना सीखना है। I'm very bad at it। वो मैं डेमो सर, क्लास ले रहा था। सब कुछ सुनो आप सुनो, थोड़ी करोगे सर, क्या काम तो डेलीगेट करना पड़ेगा ना आपको। नहीं नहीं, मैं डेमो क्लास ले रहा था जहां पर मैं एज एम्प्लॉय काम करता हूँ। मैंने डेमो क्लास ली, ठीक है, लगभग 40-45 मिनट की। फिर मैं उनके बच्चों से कह रहा हूँ बैच में आना ना आना तुम्हारी मर्जी है, तुम वीडियो लाइक कर देना, जाओ। मतलब आई शुड कन्विंस देम कि आपको बैच में आना चाहिए, काफी अच्छा बैच है, आपको बेनिफिट होगा, है ना। एज एम्प्लॉय मुझे करना चाहिए। मैंने कहा देखो, आना है तुम्हारी मर्जी, नहीं आना है तुम्हारी मर्जी, वीडियो लाइक कर देना, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना जय हिंद। अब बताओ। कोई बात नहीं सर, हम आगे बढ़ते हैं। हम आ गए सर चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, नाम है उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वर्ड को समझो। इंडस आपकी रिवर है, क्या कहते हो भाई? इंडस आपकी रिवर है। हाँ जी सर रिवर है। उस रिवर के आसपास के आपको पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, तो पहाड़ के बीच में जो रिवर है उसके आसपास जो भी लैंड है वो आपका बन गया वैली, इंडस वैली। अब सर जी ये सिविलाइजेशन क्या होता है? भैया सिविलाइजेशन वो चीज होती है जहां पर आपकी ह्यूमन सोसाइटी एक एडवांस स्टेज में जाकर रहने लगती है, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा स्टोन एज। स्टोन एज में सर हमने देखा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। फिर भैया हम आ गए चाल्कोलिथिक एज पे। अब आपको याद रहे कि चाल्कोलिथिक एज में सर इंसान को कॉपर मिल गया है, इंसान को कॉपर वाला मेटल मिल गया है, ठीक है। इंडिया से लिया कॉपर, अफगानिस्तान से लेकर आए टिन, कॉपर और टिन को मिलाकर बना दिया ब्रॉन्ज। तो अगली जो आपकी एज आएगी वो आएगी सर ब्रॉन्ज एज, और इसी ब्रॉन्ज एज को आप कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज के बाद आपकी आती है आयरन एज। क्या आती है? आयरन एज, जिसमें बेसिकली हम वैदिक पीरियड के बारे में स्टडी करते हैं। तो अभी तक आप प्लीज एक पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो, ब्रॉन्ज एज तक भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक भी इंसान को लोहे के बारे में पता नहीं है। चाल्कोलिथिक एज में सबसे पहले कॉपर मेटल के बारे में पता लगता है, उसके बाद इंडिया में कॉपर और अफगानिस्तान से टिन लाकर हम बना देते हैं ब्रॉन्ज। तो भैया ब्रॉन्ज एज को ही सर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हो। व्हाट इज सिविलाइजेशन सर? जहां पर आपकी ह्यूमन सोसाइटी एक एडवांस स्टेज में जाकर रहने लगती। अब आप एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो दुनिया की आपकी मैक्सिमम सिविलाइजेशंस किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसी है। दुनिया की आपकी मैक्सिमम सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसी है। सर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज नदी के किनारे आपको सबसे पहली चीज तो ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं। ग्रासलैंड्स की वजह से वहां पर जानवर आ रहे हैं। जानवर आएंगे तो सर हंटिंग, फूड गैदरिंग वहां पर आसान होगा। साथ ही साथ सर आपको वहां पर पानी मिल जा रहा है। साथ ही साथ सर आप वहां पर आसानी से एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो यहां पर अब ज्योग्राफी, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर ज्योग्राफी आपकी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रही है। ज्योग्राफी डिसाइड कर रही है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स कहां कहां होंगे। इसी प्रकार से अभी आपने इससे पहले वाली स्लाइड के ऊपर देखा कि सर इकोनॉमी कैसे हमारी हिस्ट्री को शेप कर रही। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स नहीं है? देख लो भाई, यहां पर ज्योग्राफी की वजह से आपकी हिस्ट्री डिसाइड हो रही है। वर्ल्ड की मैक्सिमम सिविलाइजेशंस किसी ना किसी नदी के किनारे बसी हैं। जैसे आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर के किनारे बसी थी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे बसी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे बसी थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन
टिग्रिस या फिर आप इसको यूफ्रीकेट्स रिवर कह सकते हो, इसके किनारे बसी थी। यू गाइस हैव 30 सेकेंड्स, इस पूरी स्लाइड को अपने दिमाग में उतारो। और ब्रॉन्ज याद रहे कि टिन प्लस कॉपर का एलॉय होता है। टिन और कॉपर को मिलाओगे तो तुम्हें ब्रॉन्ज मिल जाएगा। एनडीए में पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछा गया। यू गाइस हैव 30 सेकेंड्स, जल्दी से इस बात को अपने दिमाग में उतारिए। और इंडिया के मैप में आप थोड़ा सा, मैंने आईवीसी के लोकेशन को बनाने की कोशिश की है। इसी लोकेशन के आसपास आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स वगैरह देखने को मिलती है। तो रिवर की वजह से नाम पड़ा है सर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होता है? जहां पर आपकी ह्यूमन सोसाइटी एक एडवांस स्टेज में जाकर रहने लगती है। वर्ल्ड की मैक्सिमम सिविलाइजेशंस किसी ना किसी रिवर के किनारे बसी। ये पॉइंट आप कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं कि सर जियोग्राफी आपकी ह्यूमन सेटलमेंट्स और हिस्ट्री को डिसाइड करती है, या डिसाइड करने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस या फिर यूफ्रेट्स रिवर। अरे क्लियर है सर जी? क्लियर है तो यू गाइस हैव 30 to 45 सेकेंड्स, इस बात को जल्दी से अपने दिमाग में उतारो। ये अफगानिस्तान से टिन मंगाया गया और इंडिया से कॉपर। जी भैया। ठीक। आगे बढ़े तो भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था सर जॉन मार्शल साहब ने। किसने दिया था? जॉन मार्शल साहब ने। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको सबसे पहली साइट देखने को मिलती है जिसका नाम था सर हड़प्पा। इसी वजह से सर इस हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी साहब ने। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सर आपको 1500 से ज्यादा साइट्स देखने को मिलती हैं, जो एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करती हैं। वो एरिया मैंने आपके लिए यहां पर मार्क किया हुआ है, ठीक है सर। अगर आप थोड़ा सा ऋग्वेद को भी देखेंगे तो मुझे वैसे तो उम्मीद है कि सबको ऋग्वेद पता होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जिसको नहीं भी पता है, हम थोड़ा सा वैदिक पीरियड में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो भैया ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, ठीक है। इसमें भी आपको एक शब्द का जिक्र देखने को मिलता है, नाम है सर इसका हरियप्पा। मोस्ट प्रोबेबली सर ये डिनोट करता है हड़प्पा को। किसको डिनोट करता है? हड़प्पा को। अब नीचे मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो क्लास 6 की आपकी न्यू वाली एनसीईआरटी आई है उसमें मेंशन थे, तो मैंने वहां से आपके लिए उठा लिया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6, भीराना आपकी ओल्डेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। राखीगढ़ी सर आपकी लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये मैं बात कर रहा हूं भारत के अंदर, विद इन इंडिया। प्लीज नोट इट डाउन, ये मैं बात कर रहा हूं सर विद इन इंडिया। भीराना आपकी ओल्डेस्ट साइट है एंड राखीगढ़ी सर आपकी लार्जेस्ट साइट है। परमाना नाम की आपको एक जगह मिली है हरियाणा के अंदर, विच इज नोन फॉर बरियल्स। गनेरी वाला करके सर आपको एक जगह मिली है। ये जगह कहां पे, इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन दी चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। कल को आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भैया चोलिस्तान डेजर्ट कहां पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर ये पाकिस्तान में। वापस से देखते हैं एक बार, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण किसने किया? तो भैया जॉन मार्शल साहब ने किया, ठीक है। फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई थी उस साइट का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई किसने करी? दयाराम साहनी साहब ने, और ये खुदाई हुई थी लगभग 1921 के आसपास, ठीक है। आईवीसी में सर आपकी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपकी 1500 से ज्यादा साइट्स हैं जो एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करती हैं।
फॉर द एविडेंस पर्पस यदि आप ऋग्वेद में भी देखेंगे जो कि कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है, आपको एक शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है, दैट इज हरियप्पा, जो डिनोट करता है सर हड़प्पा को। सर भीराना, नाम क्या है सर? भीराना इज द ओल्डेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट विद इन इंडिया। परमाना हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, इट इज नोन फॉर बरियल्स। गनेरी वाला आपको देखने को मिलेगा सर चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये नई एनसीईआरटी में ये छोटे छोटे फैक्ट्स दिए थे, इस वजह से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। यू गाइस हैव 30 सेकंड्स, इस स्लाइड को अपने दिमाग में उतारो। हो गया? हो गया भैया। यस सर। आगे बढ़ते हैं। नाउ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ आईवीसी, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में एक्सटेंशंस कहां कहां तक थी। तो भैया सबसे पहले नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा मांडा है साइट का नाम, जो कि आपकी चिनाब रिवर के ऊपर है। साउथ में सर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा दाइमाबाद, जो कि आपका प्रवरा रिवर के ऊपर है। सभी बच्चे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि प्रवरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। वेस्ट में सर यदि आप देखेंगे तो आपको वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ दी आईवीसी देखने को मिलेगी सर सूतका गैंडोर दस्त रिवर के ऊपर। ईस्टर्न मोस्ट साइट सर यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में सर आपको देखने को मिलेगी, जो कि है सर हिंडौन रिवर के ऊपर। वापस से नॉर्दर्न मोस्ट मांडा, सदर्न मोस्ट दाइमाबाद, वेस्टर्न मोस्ट सूतका गैंडोर, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर। मांडा है सर चिनाब रिवर पे, दाइमाबाद है प्रवरा रिवर पे, आलमगीरपुर है हिंडौन रिवर पे, सूतका गैंडोर है दस्त रिवर पे। सूतका गैंडोर किस रिवर पे? दस्त रिवर। मांडा किस रिवर पे? चिनाब रिवर। आलमगीरपुर किस रिवर पे? हिंडौन रिवर। दाइमाबाद किस रिवर पे? प्रवरा रिवर। मैच द फॉलोइंग में सवाल आ सकता है। कई सारी आपकी ऐसी भी साइट्स हैं जो किसी रिवर के किनारे नहीं, उसमें एक याद रखना धोलावीरा और सुरका टोडा, ये दोनों आपकी किसी भी रिवर के किनारे नहीं बसी हैं। तो सर जी जब रिवर नहीं है तो धोलावीरा में लोग क्यों बसे? अगेन यहां पर सर सबसे बड़ा रोल था आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी आपकी हिस्ट्री की सेटलमेंट्स को डिसाइड करती है। ये कोट कहीं पे लिख लो, बहुत काम आएगा। सर धोलावीरा में आपको काफी ज्यादा मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको धोलावीरा में भी देखने को मिलती है। ठीक है, मिनरल्स में आप लाइमस्टोन, लेड, कॉपर एटसेट्रा। तो वो दो साइट्स का नाम भैया जो किसी रिवर के किनारे नहीं है, नाम है धोलावीरा एंड सुरका टोडा। एक्सटेंशन ऑफ आईवीसी, नॉर्दर्न मोस्ट साइट मांडा है भैया आपका चिनाब रिवर पे, सदर्न मोस्ट दाइमाबाद है सर आपका प्रवरा रिवर पे, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर है सर आपका हिंडौन रिवर पे, वेस्टर्न मोस्ट सूतका गैंडोर है सर आपका दस्त रिवर के ऊपर। चोलिस्तान डेजर्ट में कौन सी साइट देखने को मिली है अनुराग, जल्दी बताओ। ले कॉपी में भैया चोलिस्तान डेजर्ट में कौन सी साइट देखने को मिली है, साइट का नाम? गनेरी वाला। बिना कॉपी में देखते बताते तो ज्यादा अच्छा लगता। मुझे थोड़ा सा नाम से कंफ्यूजन हो गया था। अनुराग एंड सोलन, आप लोग पहली बार हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हो क्या? इससे पहले तैयारी करिए कभी? मैं एक बार पढ़ चुका हूँ।
अनुराग आप पहली बार पढ़ रहे हो, राइट? हाँ भैया। ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्लास 6 की एनसीईआरटी का पॉइंट है ये। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ साइट्स आर फाउंड, कहां पर मिली? घग्गर हाकरा रिवर के किनारे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या किसी स्पेसिफिक दायरे में कितनी साइट्स आपको मिली। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ साइट्स आर फाउंड घग्गर हाकरा रिवर के किनारे। इसको प्लीज याद रखना। आई समझ? क्लियर हुआ? फोर्टी 45 सेकेंड्स का टाइम, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। कनेक्शन बन पा रहा है? पहले सर हम गए स्टोन एज पे, उसमें सर हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक को देखा। फिर सर नियोलिथिक रेवोल्यूशन से हम आ गए चाल्कोलिथिक एज के ऊपर, उसमें हमने कल्चर्स को स्टडी किया। फिर सर हमने देखा कि इंडिया में कॉपर मिला, अफगानिस्तान में टिन मिला, दोनों को मिला के ब्रॉन्ज बना दिया। ब्रॉन्ज एज, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो आपका चल रहा है। ये कनेक्शन बन पा रहा है ना? इसके बाद आपकी आयरन की डिस्कवरी होगी, जिसको हम कहेंगे आयरन एज। उसमें हम स्टडी करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। इस हफ्ते आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगले हफ्ते से सर हम स्टार्ट करेंगे वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे रिलीजन्स निहायती बोरिंग है। तो अगले हफ्ते जो भी आपकी हिस्ट्री की क्लासेस होंगी वो बहुत बोरिंग होगी। मैं अपने साइड से कोशिश करूंगा इंटरेस्टिंग बनाने की, लेकिन ये मान के चलना कि थोड़ी बहुत तो बोरिंग लगेगी, क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें आपको याद करने वाली मिलेंगी। उसके बावजूद याद रखना, जैनिज्म और बुद्धिज्म से यूपीएससी हर साल सवाल पूछती है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में हर बार सवाल आता है उससे। फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का जैनिज्म, बुद्धिज्म। एंशियंट हिस्ट्री में कम से कम हमें 12-15 दिन जाएंगे भाई, ये मान के चलना तुम। इतना क्लियर है? यस सर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आईबीसी। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को आईबीसी बोलूंगा, तो प्लीज याद रखना। आईबीसी या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाउन प्लानिंग कैसी थी उसको एक बार देखो। इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इस प्रकार से सर आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे। बीच में से ये काफी ज्यादा उठा हुआ था। बताया ये जाता है कि ये जो उठा वाला हिस्सा था, ये को हम कहते थे सिटाडल, और यहां पर बड़े बड़े लोग रहते थे, जिनको आप एक्रोपोलिस भी कह सकते हो। इसी सिटाडल में सर आपको ग्रेनरीज, अनाज भंडार वगैरह देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है। ये जो नीचे वाला इलाका है, यह पूरा, यहां पर सर आम जनता रहती थी। ठीक है। अगर आप सीधे यहां से निकलेंगे तो आपको फिर सड़क देखने को मिलेगी, और सड़क देखो कितने बढ़िया तरीके से बनाई गई थी। बीच में तुम्हारा मार्केट है, बीच में तुम्हारा मार्केट है। एक सड़क इधर है, एक सड़क इधर है, एक सड़क इधर है, एक सड़क इधर, और वो सड़क के किनारे आपके घर बने हुए हैं। यानी जो रोड्स हैं वो आपकी 90 डिग्री पर मीट कर रही हैं। वंडरफुल टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग को मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी। टाउन प्लानिंग में अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो जो आपका वेस्टर्न साइड था वो थोड़ा सा उठा हुआ था। उठा हुआ था बिकॉज वहां पर हो सकता है कि बड़े बड़े लोग रहते हो, जिसे आप सिटाडल बोल रहे हो। वेस्ट रेस प्लेटफॉर्म जिसे आप सिटाडल बोल रहे हो। और ईस्ट में भैया आपको लोअर टाउन यानी नीचे वाली जमीन देखने को मिलेगी, जहां पर हो सकता है कि आम इंसान रहते हैं। सिटाडल में तुम्हें ग्रेट बाथ देखने को मिला है, ग्रेनरीज देखने को मिली है। साथ ही साथ जो आपका सिटाडल होता था वो चारों तरफ से दीवार से कवर होता था, चारों साइड से थिक वॉल से कवर होता था। ठीक है। रोड सर आपको 90 डिग्री के एंगल पर देखने को मिल रही है।
टाउन प्लानिंग में जबरदस्त जबरदस्त आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल रहा है कि सर कहीं पर भी पानी वानी फंसे ना। ये मैं आपको उस टाइम की बात बता रहा हूं। ये ड्रेनेज वाला सिस्टम आपको आज के समय पर अच्छी खासी जगह पर देखने को नहीं मिलता होगा, जो हमें आईवीसी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट कि सर बीच वाला जो हिस्सा आपका वेस्ट वाला, हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जो आपका वेस्ट रेस प्लेटफॉर्म था वो थोड़ा सा उठा हुआ था। ठीक है, नाम से क्लियर है यार, वेस्ट रेस प्लेटफॉर्म। उसे आप सिटाडेल बोल रहे हो। सिटाडेल में इतना याद रखना कि यार हो सकता है ना बड़े लोग रहते हो, इस वजह से वो किला टाइप स्ट्रक्चर उसको बना दिया। ईस्ट में भैया आपकी जमीन नीचे थी, लोअर टाउन्स, जहां पे आपके कॉमन मैन रहते थे। सिटाडेल में आपको ग्रेट बात देखने को मिला है, ग्रीनरीज देखने को मिली है, और वो चारों तरफ से एक थिक वॉल से कवर था। रोड सेट 90 डिग्री, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, साथ ही साथ सर जो आपके हाउसेस बनाए गए उसमें प्रॉपर कुएं थे, वेल्स थी। जो आपका हाउस था उसे बर्न्ड ब्रिक से बनाया गया था। हाउस कंस्ट्रक्शन में बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ था, और वो सारी की सारी ब्रिक्स की एक ही साइज थी, दैट इज 7 इंटू 14 इंटू 28 सेंटीमीटर। एक ही साइज थी सर वो बर्न्ड ब्रिक्स की। ठीक है, यूनिफॉर्म साइज ऑफ ब्रिक्स। कल को आपसे स्टेटमेंट में कहेगा कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना जो टाउन प्लानिंग थी उसमें जो हाउस कंस्ट्रक्शन होता था उसमें नॉन यूनिफॉर्म साइज ऑफ ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि अलग अलग साइज की ब्रिक्स। स्टेटमेंट गलत। और यूपीएससी की बड़ी पुरानी आदत है, वो आपको आधी स्टेटमेंट बिल्कुल सही देगा, उसके बाद की जो आधी स्टेटमेंट होगी उसमें 90% आपको धीरे धीरे आटे मिलेगा। 10% जो लास्ट में लिखा होगा उसी में कुछ ना कुछ घपला होता है। ठीक है, चलो, तो सर ये जो ब्रिक्स हैं इनको बर्न करने के लिए जिप्सम एंड मोर्टार का यूज किया जाता था। ये जो भी ब्रिक्स हैं इसको बाइंड करके इसको जोड़ने के लिए जिप्सम और मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता था। सेंटर में जैसा कि मैंने आपको बताया आपको मार्केट देखने को मिलता है। दिस इज योर मार्केट, दिस इज योर मार्केट। ठीक है, सेंटर में सर आपको मार्केट वगैरह देखने को मिलता था। साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी आपके घर बने थे, जो भी आपके घर बने थे, उन घर की जो खिड़कियां थी, कोई भी खिड़की रोड के तरफ नहीं खुलती थी। इस पॉइंट को प्लीज याद रखना। कोई भी सर आपकी जो खिड़की है वो रोड की तरफ नहीं खुलती थी। ठीक है, टाउन प्लानिंग में सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि सर टेंपल्स आर मिसिंग। कोई भी मंदिर आपको वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो वेस्ट में सर आपका जो जमीन है वो उठी हुई है, वेस्ट फेस प्लेटफॉर्म जिसको आप सिटाडेल कह रहे हो। ग्रेट बाथ, ग्रीनरीज, चारों तरफ से थिक वॉल वगैरह आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ईस्टर्न साइड में सर आपको जमीन नीचे देखने को मिलती है, लोअर टाउन्स, जहां पर कॉमन मैन हो सकता है रह रहे हो। रूट सर आपको 90 डिग्री के एंगल पर देखने को मिलती है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। हाउस कंस्ट्रक्शन में बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूनिफॉर्म साइज ऑफ ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, 7 इंटू 14 इंटू 28 सेंटीमीटर। स्टेट पीएससी, खासकर यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए ये डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, ये जो भी आपकी ब्रिक्स हैं इसको बांधने के लिए जिप्सम और मोर्टार का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, टाउन प्लानिंग में सर सेंटर में आपको मार्केट देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। जो भी सर आपके घर बने हैं, जो भी सर आपके घर बने हैं उसमें किसी की भी खिड़की सड़क की तरफ नहीं खुल रही है। जो सिटाडेल में बड़े बड़े लोग रह रहे हैं उनको आप एक्रोपोलिस कहते हैं। टाउन प्लानिंग में एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज टेंपल्स आर मिसिंग। सभी घर में सर आपको कुएं देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इट वाज अ वेरी स्टैंडर्ड टाउन प्लानिंग। बहुत ही कमाल की टाउन प्लानिंग थी। आगे बढ़े। अब भैया जब इतना सब चल ही रहा था तो थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह भी चल रहा होगा। ट्रेड दो तरीके से होती थी, इंटरनल यानी कि आंतरिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी साइट्स हैं वो अपने आप में ट्रेड वगैरह के खुश हैं। मेटल्स की ट्रेड कर ली, स्टोन्स बेच दिए, शेल्स बेच दिए। और ये ट्रेड आपकी होती थी एक्सटर्नल। अरे तुमको कैसे पता एक्सटर्नल होती थी? बिकॉज लोथल नाम की एक साइट पे हमें डॉकयार्ड देखने को मिला है।
डॉकयार्ड वो जगह होती है जहां पर आपकी शिप्स वगैरह आकर लगती हैं, ठीक है। इसी वजह से सर लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली भी कहा जाता है। लोथल को क्या कहा जाता है सर? मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली, ठीक है। अब जब ट्रेड हो रही है तो ये सब बिना सील्स के तो पॉसिबल है नहीं। व्हाट आर सील्स? किसने किसने जोमेटो से खाना मंगवाया है? जब भी आप जोमेटो से कोई भी खाना मंगवाते हो तो उस पर जोमेटो का एक पूरा स्टिकर चिपका रहता है, जिसको खोलने में ना बड़ा किचाइन लगता है ना। जोमेटो अपनी पॉलिसी में लिखता है कि अगर आपको वो स्टिकर खुला हुआ मिले तो आप प्लीज ऑर्डर को एक्सेप्ट मत करिएगा। उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल कोई ए नाम का बंदा है, उसको बी नाम के बंदे को कोई बक्सा पहुंचाना है और ऐसे कई सारे बक्से पहुंचाने हैं, तो ए नाम का बंदा खुद बी नाम के बंदे के पास तो लेकर जाएगा नहीं। तो ए वाले बंदे ने क्या किया, उसने सी वाले को दिया, सी वाले ने बी वाले को दिया। अच्छा, अगर सी वाले ने कोई सामान की हेराफेरी कर दी तो अरे तो बी वाला फोन कर लेगा ना ए वाले के पास। उस टाइम फोन कहां होते थे? अरे तो चिट्ठी लिख देगा। उस टाइम क्या इंसान इतना एडवांस था कि उसको लिखना पढ़ना आता था? बात तो तुम सही कह रहे हो सर। जी हाँ। तो ए वाला बंदा क्या करेगा, अपने सामान पे कुछ ना कुछ स्टिकर, कुछ ना कुछ सील लगा कर देगा। अब वो सील किसकी बनी होगी सर? स्टेटाइट टाइप का आपका एक रॉक आता है, नाम क्या है सर इसका? स्टेटाइट। ये आपको समुद्रों में देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट होता है। या फिर आप क्ले से कोई भी सील बना के उस पर्टिकुलर डब्बे के ऊपर लगा दो। आपने उसको सी को दिया, सी ने उसको बी को दिया। अब बी को पता चल गया कि यार ये स्पेसिफिक सील जो है ना, अगर ये सामान के ऊपर लगी हुई है इसका मतलब कि ये मेरा ही सामान है। तो सील्स बेसिकली ट्रेड को आसान बना रही है। दूसरा, फॉर्जरी, धोखाधड़ी को अवॉइड कर रही है। तीसरा, कहीं ना कहीं उस स्पेसिफिक प्लेस को आइडेंटिटी, उस स्पेसिफिक प्लेस की आइडेंटिटी बता रही है। कैसे? आपने कोई सील बनाया, उस पे फॉर एग्जांपल आपने डिजाइन बना दिया, कोई भी उटपटांग डिजाइन आपने बना दिया, ठीक है। अब सबको पता चल गया कि यार ये वाली जो डिजाइन है ना, ये फला फला साइट के ऊपर यूज होती है। तो उस पर्टिकुलर साइट की उस स्पेसिफिक सील की डिजाइन से आइडेंटिटी बन गई। अब कहीं पर भी अगर उस सील का इस्तेमाल हो रहा है तो ये माना जा रहा है कि यार ये उस स्पेसिफिक जगह से आया होगा। सील किसकी बनती थी? याद रखेंगे, स्टेटाटाइट एक रॉक होता है जो आपको समुद्रों में आसानी से मिल जाएगा, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। 2000 से ज्यादा आपको सील्स देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल आपको एक पता होगा, पशुपति सील। सील्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यूपीएससी एक स्टेटमेंट पूछती है कि सील्स ज्यादा थी या सीलिंग्स। डिफरेंस क्या होता है? सील्स जो है वो आपकी स्टेटाइट रॉक की बनती हैं, और जो आपकी सीलिंग्स होती हैं वो क्ले की बनती हैं। किसकी बनती हैं? क्ले की बनती हैं। तो जो आपकी सीलिंग्स है, जो क्ले की बन रही है, वो तो भैया टेम्परेरी है। भाई क्ले तो आप निकाल सकते हो, तोड़ मरोड़ सकते हो, लेकिन जो सील्स है वो आपकी परमानेंट बनती थी, जो एक स्पेसिफिक प्लेस को ट्रेड में मदद करती थी, आइडेंटिटी में हेल्प करती थी, और फॉर्जरी अवॉइड करती थी। तो यूपीएससी जब भी स्टेटमेंट दे तो प्लीज याद रखिएगा कि सील्स ज्यादा थी और सीलिंग्स आपकी कम थी। फर्क क्या होता है? सील सर आपकी स्टेटाइट रॉक से बनती है जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। सीलिंग सर आपकी एक टेम्परेरी चीज होती है जो आप क्ले वगैरह से बनाते हो। आई समझ? क्लियर हुआ? एवरीवन इतना क्लियर है? हाँ जी भैया। मजा आया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दूसरी क्लास है सर अभी? मना तो किया था मैंने, कुछ नहीं है न्यूज़पेपर में, यस सर। रीडिंग करनी है तो कर यस लो। सर, थैंक यू। ओके। नो सर। क्या भैया, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर, बोल रहा था थैंक यू सर। अभी मैच देखने नहीं जाना है, बैठे रहो 5 मिनट। ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस वाले कोर्स में इंटरेस्टेड? आज मुझे क्लियर कर दो प्लीज, बिकॉज आई हैव टू लॉन्च इट। बताएंगे?
कितने लोग इंटरेस्टेड प्लीज लेट मी नो। 2 लोग बस। वापस मैं कोड डालूंगा, बता देना उसको। तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। मस्त। रिवीजन चल रहा है? हाँ भैया। यस सर। वो तो टेस्ट के बाद पता चल ही जाएगा। क्यों? वो तो टेस्ट के बाद पता चल ही जाएगा। क्या कहते हो? ये जो होमो इरेक्टस थी और वो किसी को फर्स्ट कुछ वैरायटी पूछना है? थी कोई ह्यूमंस डाउट, की। दिक्कत, परेशानी? तो ये पूछ रहा हूँ, जो होमो इरेक्टस थी वो फर्स्ट वैरायटी थी ह्यूमंस की जो अफ्रीका में पाई गई थी। जोर से बोलो थोड़ा। अच्छा, ये बोल रहा हूँ कि ये जो होमो इरेक्टस है वो ह्यूमंस की फर्स्ट वैरायटी थी अफ्रीका में, तो इसके बाद जो वैरायटी पाई गई वो होमो सेपियंस। सिविलाइज्ड हो गई थी ना वो। आपके ह्यूमंस का सिविलाइज्ड फॉर्म है। जब आपके ह्यूमंस अच्छे खासे सिविलाइज्ड हो गए, जब आप उनकी गिनती मॉडर्न ह्यूमंस में करने लगे, तब आप उसे होमो सेपियंस कहते हो। ठीक है? जब आपको बिल्कुल नए नवेले ह्यूमंस मिले थे ना, उन्हें आप कहते हो होमो इरेक्टस, जो आपको अफ्रीका से मिले। ठीक है? ठीक है। और कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। बढ़िया चल रहा है सब? सब बढ़िया चल रहा है। चलो फिर कल मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। रिवाइज कर लेना।